एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अब इस वीडियो में हम पहले एंटी टेररिज्म एक्ट पे बहुत सारे लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह कंडक्ट की जाती है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत और क्या प्रोसीजर होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस। सेक्शन 10 से लेकर 11 ट्रिपल ई 11 टेट्रा, ये आप नोट कर लें जितने भी इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस दी गई हैं। उसके अलावा आर्टिकल 10 और 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ है सेक्शन 5 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का 1974 का, वो उस फेडरल जो FIA का जो एक्ट है 1974 का, उसका सेक्शन 5 जो है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पावर टू इंटर और सर्च। अब सेक्शन 10 जो है ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने सेक्शन 8 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है इसके कंट्रावेंशन की हो। अब सेक्शन 8 में क्या दिया गया है कि सेक्टेरियन हेट्रेड जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और किस तरह उसको फैलाने में जो कोई अपना रोल प्ले करता है, ये वो डिटेल में मैं ये पहले डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन 8 प्रीवियस वीडियो में। तो सिर्फ आपको इसकी बस हेडिंग बता देती हूँ कि इसमें सेक्टेरियन हेट्रेड जो है उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं वो इसमें आते हैं। अब सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर या सिविल आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर, अगर वो सेटिस्फाई है, उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि फ़लाँ बंदा है वो सस्पेक्टेड है कि उसने कोई भी ऐसा उसके पास मटेरियल पाया जाता है इन अ रिटन फॉर्म या कोई रिकॉर्डिंग या इमेजेस, कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि सेक्शन 8 की कंट्रावेंशन में फॉल करती है, तो फिर क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर या सिविल आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर जो है वो क्या करेंगे कि उस पर्सन के जो भी प्रेमिसेस होगी उसमें जाके पहले इंटर होंगे, फिर उसको सर्च करेंगे। जो भी सस्पेक्टेड मटेरियल होगा, जो रिकॉर्डिंग होगी, जो भी इन रिटन फॉर्म या विजुअल फॉर्म, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेजेस, जो कुछ भी मटेरियल उससे रिलेटेड होगा वो सारे का सारा अपनी पोजेशन में ले लेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है ये सबसे पहले क्या करेगा कि अपनी जो रीजंस हैं इन राइटिंग वो लिखेगा। ठीक है, कि ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं इसके प्रेमिसेस में इंटर हो रहा हूँ, मुझे इस पे शक है इस बंदे पे और मैं इस प्रेमिसेस को सर्च करना चाहता हूँ, वो सारी ये लिखेगा। और उसकी एक कॉपी जो है जिस बंदे की प्रेमिसेस में वो इंटर हो रहे होते हैं, ये जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसको एक कॉपी इसकी फराहम की जाती है। आगे जी ये केस लॉ है, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। इसमें ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो डिस्कस किया गया है। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 11 ट्रिपल ई, पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन। अब इसमें वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट जो है ये सेटिस्फाइड है कि कोई भी पर्सन जो कि प्रोस्क्राइब्ड पर्सन है लिस्ट में उसका नाम इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट चाहती है कि ये गवर्नमेंट को लगता है कि ज़रूरी है कि उस पर्सन को रोका जाए ताकि वो आगे चल के कोई भी किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा ना बने या उसको फैलाए ना, या कोई भी टेररिज्म का कोई भी एक्ट ऑफेंस जो है वो कमिट ना करे, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो अपने रिटन ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्ट करेगी कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए और उसको अपनी कस्टडी में रखा जाए। जो भी अपने ऑर्डर में वो एक स्पेसिफिक पीरियड भी मेंशन कर देंगे कि इस फलां बंदे को इतने अरसे के लिए आप अपनी कस्टडी में रखेंगे, इसे डिटेन करेंगे और इसको ताकि वो किसी किस्म की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आगे वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होती है कि और ज़रूरी समझती है फॉर सम रीज़न्स, उसे लगता है कि ये इसका जो पीरियड है ये जितने पीरियड के लिए उसको डिटेंशन में रखा गया है, अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, ये कस्टडी में रखा गया है, ये पीरियड सफिशेंट नहीं है, इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए टाइम टू टाइम, तो फिर यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसका ये पीरियड एक्सटेंड करती जाएगी टाइम टू टाइम। लेकिन वो कहता है कि टोटल पीरियड जो है ये 12 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, 12 मंथ यानी 1 साल से ज़्यादा डिटेंशन का पीरियड नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अब जब किसी भी
भी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो इस पे अप्लाई होगा किसी भी पर्सन के अरेस्ट और डिटेंशन पे। उसका जो सब सेक्शन 1 उसका आर्टिकल का 11 का जो सब सेक्शन 1 है उस पे आर्टिकल 10 जो है ये एज इट इज़ अप्लाई होगा। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको कस्टडी में अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसको डिटेन किया जा सकता है बग़ैर इन्फॉर्म किए, ठीक है, और उसको बग़ैर बताए कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे तुझे अरेस्ट किया जा रहा है, और ना ही उसको ये इनकार किया जा सकता है कि वो अपने लिए कोई भी डिफेंस काउंसिल या लीगल प्रैक्टिशनर अपनी मर्ज़ी का जो है वो ना चुन सके। बल्कि यहाँ पे वो कहता है कि आर्टिकल 10 जो है ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन पर्सन। जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि किन किन ग्राउंड्स पे तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, और फिर उसको कहा जाएगा कि वो अपने डिफेंस में कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर अपनी चॉइस का जो भी वकील रखना चाहता है वो रख ले। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो अरेस्टेड पर्सन उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जब वो कहते हैं आगे इसी आर्टिकल 10 में वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कहते हैं किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए ख़तरा हो, सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, या इसी तरह के कोई भी नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो लोगों के लिए ख़तरा हो, तो फिर उसके अलावा नहीं किया जा सकता। आप आर्टिकल 10 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 इसको खोल के पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन वो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल 10 का जिक्र बार बार आ रहा है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। आगे हमारे पास केस लॉ आ जाता है इसी सेक्शन से रिलेटेड, पावर टू अरेस्ट और डिटेन द सस्पेक्टेड पर्सन में। इसमें वो कहता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटीज़ टू बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर। 2007 PCR LJ 527 पेज है। अब इसमें वो कहते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि गवर्नमेंट इफ़ सेटिस्फाई तो फिर किसी पर्सन को डिटेन करेगी, तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि यानी इम्पार्शियल होना चाहिए कि रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हों, उनकी बुनियाद पे किसी पर्सन को डिटेन किया जाए। आगे वो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज़ टू बी डिसाइडेड इन अ मोर जुडिशियस एंड प्रूडेंशियल मैनर। कहते हैं कि कोई भी अगर इस डिटेंशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन है या इस डिटेंशन को चैलेंज किया गया है तो उसको अनबाइस्ड तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से उसका फैसला करना है, डिसाइड करना चाहिए, और उसका क्या कहते हैं कि फेयर ट्रायल जो है वो देना चाहिए। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 11 टेट्रा ई प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इंक्वायरी। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट या अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 जो है आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो भी है, अगर गवर्नमेंट जो है एक जनरल ऑर्डर के ज़रिए या स्पेसिफिक ऑर्डर के ज़रिए कहती है कि फ़लाँ पर्सन को, फ़लाँ बंदे को डिटेन कर लिया जाए, तो फिर उस बंदे को नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ के लिए रीज़नेबल ग्राउंड जो मौजूद हों, वो रीज़न्स मौजूद हों, उन रीज़न्स को रिकॉर्ड पे लाते हुए 3 माह के लिए उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि जो ऑर्डर इशू होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का किसी भी पर्सन का, तो उसमें ये देखा जाए कि उसने ऑफेंस जो है किन ऑफेंसेस के अंडर उसको डिटेन किया जा सकता है। उन ऑफेंसेस में आ जाता है सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान हो, या फिर वो कोई भी पब्लिक ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, टारगेट किलिंग में मुलविस हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम में हो, एक्सटॉर्शन भत्ते में मुलविस हो, या कोई भी सप्लाईज जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो दे रहा हो
किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को या टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो या उनको सपोर्ट कर रहा हो और उसके बारे में एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो या उस कोई कंप्लेन आई उस बंदे के ख़िलाफ़ कि ये एक्टिविटीज़ ये बंदा कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि रीज़नेबल या फिर कोई रीज़नेबल सस्पिशन हो कि उसकी एक्टिविटीज़ मशकूक हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट या आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस ये क्या करेंगे कि उसको 3 मंथ के लिए उसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको इनको रख लेंगे, उसको इंक्वायरी के लिए उसको अपने पास बुला लेंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ये प्रोवाइज़ो दी गई है कि अगर उसके डिटेंशन का पीरियड जो है ये 3 माह से ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या है, आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, वो इस पे अप्लाई होगा और इसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर कंडक्ट किया जाएगा। प्रोसीडिंग जो है वो आगे इसके आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग की जाएगी। आगे वो कहता है कि इंक्वायरी जो है वो कहता है कौन कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे वो कहते हैं इंक्वायरी जो है पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, यानी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, या फिर थ्रू द जॉइंट इंटेरोगेशन टीम, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का वर्ड भी यूज़ होता है, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम का वर्ड भी यूज़ होता है। तो वो ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो कि फ़लाँ एसपी जो है ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है या ये जॉइंट इंटेरोगेशन टीम जो है ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और ऑफिसर अदर देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और पावर्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ ऑफिसर विल बी वेस्टेड। अब ये सेक्शन 5 जो है FIA का, FIA एक्ट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 का, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। आप सेक्शन 5 जो है ये जाके पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है प्रोवाइज़ो आ जाती है हमारे पास। अब आगे वो कहता है कि अगर डिटेंशन का जो ऑर्डर है ये आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस ने दिया है, तो फिर यहाँ पे जब इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है तो उसमें वो कहता है कि GIT के जो GIT बनेगी, ठीक है, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनेगी। उस इंटेरोगेशन टीम में आर्म्ड फोर्सेस के बंदे या सिविल आर्म्ड फोर्सेस के बंदे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बंदे होंगे और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बंदे होंगे, और उसके अलावा पुलिस ऑफिसर मौजूद होगा जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है वो होगा इस JIT का हिस्सा। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आगे फिर प्रोवाइज़ो दे रहा है कि सच पीरियड शैल नॉट एक्सीड 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट 2014। 2 साल से ये ज़्यादा लंबे अरसे का नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो हमारे पास आ जाता है कि सब सेक्शन 3 में वो कहता है कि जो जिस बंदे को डिटेन किया गया है, पर्सन जो है, उसको इन कैमरा प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एब्सेंट है, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया जाएगा, या फिर मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किया गया हो शरिया निज़ाम अदल रेगुलेशन 2009 के तहत उसके सामने पेश किया जाएगा। उस बंदे को जिसको डिटेन किया गया हो विद इन 24 hours ऑफ हिज डिटेंशन, 24 घंटे के अंदर अंदर, वही आर्टिकल 10 जो है उसी को ये फॉलो कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उनसे एक्सटेंशन मांगी जाएगी उसकी डिटेंशन के लिए कि इसको फर्दर इतने पीरियड के लिए हम डिटेन करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, गिरफ्तार अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि इंक्वायरी के दौरान पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है या उसके बराबर का कोई ओहदेदार किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का या मेंबर है जॉइंट इंटेरोगेशन टीम का, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड सर्च कर सकें किसी भी जगह की या किसी भी पर्सन की अरेस्ट कर सके लोगों को, पर्सन्स को, और प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके पास पावर्स होती हैं।
वो कहते हैं कि जो पर्सन डिटेन किया गया है उसको क्या डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए होंगे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट का है या मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने जो नोटिफाई किए हों डिटेंशन सेंटर्स, तो वहाँ पे रखा जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मजिस्ट्रेट जाके उन डिटेंशन सेंटर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है जहाँ पे इन पर्सनस को इन कस्टडी रखा गया है। और उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है जिसको डिटेन किया गया है उसको तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पे सेक्शन 21A जो है ये कहता है कॉर्डन्स फॉर टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें वो कहता है कि कोई भी एरिया जो है उसको सील कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन। जो भी एक मतलब स्पेसिफिक एरिया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, बाउंड्री बना दी जाएगी कि ये एरिया जो है ये कॉर्डन्ड एरिया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि कौन ऐसे एरियाज़ जो हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये बाउंड्रीज बना सकते हैं उन एरियाज़ के। तो इसमें फिर वो कहता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होगा वो, या फिर मेंबर ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई भी बंदा जो है वो, अगर उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ज़रूरी है मौजू है, तो फिर क्या करेंगे कि वो एक बाउंड्री सेट कर देंगे उस एरिया की, ये कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंडक्ट की जा रही है, कोई भी बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे वो कहता है सबसेक्शन 5 में कि कोई भी एरिया जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ कॉर्डन्ड एरिया, तो ये मैक्सिमम 14 दिन के लिए किया जा सकता है और फिर इसके आगे एक्सटेंशन की जा सकती है इन रिटर्न फॉर्म में, उसकी टाइम टू टाइम एक्सटेंशन की जा सकती है। लेकिन ये पूरा जो अरसा है ये 28 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी एरिया को 28 दिन से ज़्यादा आप उसको सील नहीं कर सकते। अब आगे हमारे पास सबसेक्शन 6 है। ये कहता है कि एक पर्सन उसको अगर पता है, जानता है और उसको या उसे शक हो गया है कि यहाँ पे टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, और फिर वो पर्सन जो है क्या करता है जाके उस इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज़ कर देता है, ठीक है, या उसमें कोई भी मटेरियल जो है उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, तो फिर उस पर्सन को क्या कहते हैं कि क्या कहा जाता है कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, उस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर किया है, उसको डिस्क्लोज किया है। तो इस ऐसे भी बंदे को जो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगा तो उसको क्या होगा कि 6 माह की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और उसके अलावा उसे जुर्माना किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 8 कहता है कि ऐसा पर्सन जिस पे ये चार्जेस लगाए गए हों कि उसने इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर किया है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़राब की है या उसका मटेरियल चुराया है, कुछ भी किया है, तो यहाँ पे ये डिस्क्लोज कर दिया कि यहाँ पे टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर ऐसे पर्सन क्या है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने डिफेंस में ये प्रूव करे कि वो उसके पास उसको नहीं पता था कि यहाँ पे टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, और जो उसने डिस्क्लोज़ किया है वो उसके इल्म में नहीं था, या फिर कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ दे कि मैंने जो इंटरफेयर किया है या डिस्क्लोज़ किया है वो इस वजह से किया है, तो फिर वो जाके अपना डिफेंस इस तरह पेश कर सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 21B है टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसमें वो कहते हैं कि एक पुलिस मैन जो यूनिफॉर्म में हो या मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी पर्सन को कि किसी भी कॉर्डन्ड एरिया को फिल फोर वो छोड़ के चला जाए, कि वहाँ से वो उसको लीव पे भेज देते हैं, या फिर ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है किसी प्रेमिसेस में है तो वो वहाँ से उस प्रेमिसेस में उसको ऑर्डर किया जाता है कि इमीडिएटली वो प्रेमिसेस छोड़ दे, होली या पार्टली जैसे भी ये कॉर्डन्ड एरिया के साथ एडजेसेंट है, तो वो किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि उस प्रेमिसेस को खाली कर दिया जाए। या अगर कोई ड्राइवर है किसी व्हीकल का, या कोई पर्सन है जिसके पास व्हीकल है और वो कॉर्डन्ड एरिया में मूव कर रहा है, तो वहाँ से उस पर्सन को ऑर्डर दिया जाएगा कि फौरी तौर पे इस जगह को छोड़कर चला जाए। उसके अलावा अगर
कोई व्हीकल है तो इसमें क्या क्या करेंगे कि जो भी पुलिसमैन है या इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई बंदा है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का, तो वो क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे कि जो भी व्हीकल है उसको वहाँ से मूव कर दिया जाए, या फिर कोई अगर व्हीकल है या कोई लोगों के पैदल चलने का रास्ता है तो वहाँ पे मना कर दिया जाए उसकी एंट्री, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि कोई भी बंदा इस जगह पे नहीं आ सकता। इसके अलावा अब कॉर्डन्ड एरिया है, इसमें क्या है कि कोई भी पुलिसमैन जो वर्दी में हो या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई मेंबर हो तो वो जाके किसी भी प्रेमिसेस को जो उस कॉर्डन्ड एरिया में मौजूद हैं वहाँ पे इंटर हो सकते हैं। उसके अलावा उसमें सर्च कर सकते हैं, कोई सस्पेक्टेड टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं या कोई हाइड कर रहा है पर्सन जो कि इन्वॉल्व है टेररिज्म में, तो उसको वहाँ से अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि जब भी किसी पर्सन की तलाशी ली जाएगी तो यहाँ पे ये ख्याल रखा जाएगा कि उस पर्सन की तलाशी सेम सेक्स का पुलिस पर्सन जो है वो तलाशी लेगा। अगर फीमेल है तो फीमेल ली जाए तलाशी लेगी, अगर मेल है तो मेल उसकी तलाशी लेगा। और जितनी भी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है उस कॉर्डन्ड एरिया में, उसको भी अगर रीज़नेबल सस्पिशन पाया जाता है कि ये मशकूक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या फॉर द पर्पज़ ऑफ टेररिज्म इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी अपनी पोजेशन में ये ले सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 21 पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो कहता है कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या उसके रैंक का जो बंदा है या आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनस हैं वो बाय ऑर्डर इन राइटिंग जो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वो किसी भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस पर्सन को बुलाकर उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसको अगर वो पर्सन चाहिए कि कोई भी पर्सन आए वहाँ पे मौजूद हो उसको बुला सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसको बोला जाएगा कि आप फलां डॉक्यूमेंट जो हैं ये हमें डिलीवर करें। ये कोई भी यूज़फुल थिंग्स जो इस इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से रेलेवेंट है तो उसकी प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी पर्सन को जो कि तमाम फैक्ट्स से आगाह है या उसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन उस पर्सन के पास है तो उसको भी एग्जामिन करने की अथॉरिटी रखते हैं। उसके अलावा ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं या आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है ये विद द परमिशन ऑफ एंटी टेररिज्म कोड किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कह सकते हैं कि आप हमें तमाम इंफॉर्मेशन फलां बंदे से रिलेटेड जो सस्पेक्टेड पर्सन है इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई बुक है या कोई ट्रांजैक्शन की है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो बैंक उन्हें प्रोवाइड करे, या कोई बुक्स हैं रिकॉर्ड्स वगैरह तो ये सारी इसकी कॉपीज़ जो हैं ये प्रोवाइड की जाएं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके अलावा ये रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं, रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकते हैं, टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का डाटा, ईमेल, एमएमएस, अच्छा उसके अलावा सीएनआईसी इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो ले सकते हैं, और जो अदर सस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं जो भी कॉपीज़ ली जाएंगी, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या एविडेंस कलेक्ट होती है तो ये तमाम की तमाम कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ठीक है, और किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को ये नहीं दी जाएगी, ना ही उसके इस्तेमाल में लाई जाएगी, ना ही किसी और लीगल प्रोसीडिंग में यूज़ की जाएगी। अब आगे वो कहता है कि कोई भी अगर सबसेक्शन 1 की प्रोविजन जो है उसकी कंट्रावेंशन करता है तो फिर क्या है, उसे 3 साल तक कैद की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा उसे फाइन हो सकता है जो कि 1 मिलियन रुपीस तक एक्सटेंड हो सकता है, और अगर कोई लीगल पर्सन हो या इंडिविजुअल भी हो तो 10 मिलियन रुपीस तक भी जुर्माना हो सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 27 पनिशमेंट फॉर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसमें वो कहता है कि अगर कोई भी एंटी टेररिज्म कोर्ट या हाई कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या उसके कंक्लूजन में, ट्रायल के कंक्लूजन में, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सही तरह इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर सका, डिलीजेंटली नहीं कर सका, फेल हो गया अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में, तो यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट या कंसर्न कोर्ट जो है वो पनिश कर सकती है उस ऑफिसर को विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years,
या फिर जुर्माना या फिर दोनों, इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। फिर आगे वो कहता है कि अगर कोई ऑफिसर जो है इसने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है तो फिर यहाँ पे क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिन्होंने सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया तो उनको रिवॉर्ड करेगी। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 27A पनिशमेंट फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन। इसमें वो कहता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है डिसऑनेस्टली या फॉल्सली किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगा या उसे इन्वॉल्व करेगा इस ऐसे किसी केस में, टेररिज्म के में, या उस पर कोई भी ऑफेंस जो है उसका इल्ज़ाम लगाएगा, तो यहाँ पे जो कि स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस में फॉल करता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे ऑफिसर को फिर अगर साबित हो जाता है कि उसने ये जानबूझ के किया तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं 2 साल की पनिशमेंट होगी और उसके साथ उसे जुर्माना होगा या दोनों होंगे। फिर आगे वो प्रोवाइजो में कहते हैं कि एक्शन अगेंस्ट सच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल बी टेकन विदाउट प्रायर अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। आगे सेक्शन 11P जो है ये कहता है एप्लीकेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कोर्ट। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ये कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि टेररिस्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, उसकी अटैचमेंट की एप्लीकेशन देगा कि एक ऑर्डर के ज़रिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी है टेररिस्ट की उसको अटैच किया करने की परमिशन दे कोर्ट। उसके अलावा अगर कोई कैश वगैरह है तो वो उसकी अटैचमेंट के लिए भी नोटिस परमिशन लेता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नोटिस जो जब प्रॉपर्टी अटैच की जा रही हो तो उसका पहले नोटिस जो है उस पर्सन को सर्व किया जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही होगी। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।